हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जो हमने अपनी हिंदी स्टार्ट की है, हिंदी का मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया है, उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला को चैप्टर को क्वेश्चन आंसर सहित मैंने आपको संपूर्ण करा दिया है। उसके बाद जो हम अब पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा का परिचय करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे अब आगे, तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमें हिंदी भाषा का परिचय, उसके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये है हिंदी भाषा का परिचय। आइए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण विश्व की भाषाओं को अनेक भाषा परिवारों में बांटा गया है। मतलब कि विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। जैसे भारोपीय भाषा परिवार हुआ, द्रविड़ भाषा परिवार हुआ, ठीक है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इन्हीं भाषा परिवारों में से जितने भी भाषा परिवार हैं, एक हिंदी है, और ये किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। मतलब कि दक्षिण भारत की जो भी भाषा आती हैं, तमिल, तेलुगु, ये कौन से परिवार को बिलोंग करती हैं? ये करती हैं द्रविड़ भाषा परिवार को, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी, अलग अलग भाषा परिवार हैं, उनमें हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संबंधित क्या क्या तथ्य हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हिंदी भाषा की शुरुआत वैदिक काल की संस्कृत से हुई। मतलब कि जो वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी, उसी संस्कृत का परिवर्तित रूप होते 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 आज के टाइम में जो हम बोल रहे हैं, हिंदी कहलाई। देखते हैं क्या क्या होता है इसके क्रम में। संस्कृत के दो भाग थे, यानी कि जो वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी उसके दो भाग थे। वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, जिसमें से 1500 से 1000 तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल में संस्कृत के दो भाग थे। देखते हैं कौन कौन से थे। एक तो थी हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन सी थी? वैदिक संस्कृत वे संस्कृत थी जिसमें वेदों की रचना हुई। यानी जिस संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई वो कहलाई हमारी वैदिक संस्कृत। और एक थी हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कौन सी थी? जो आर्यों द्वारा आम बोलचाल में प्रयोग की जाती थी। मतलब कि आर्य जिस संस्कृत को आम बोलचाल में प्रयोग करते थे उसे हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। मतलब कि इसका विकास क्रम कैसे कैसे हुआ। देखो भाई, सबसे पहले हमारा क्या था? सबसे पहले हमारी थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मैंने बता ही दी कौन सी थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत थी जिसमें वेदों की रचना हुई थी। थोड़ा मैं फ़ोन छोटा कर लेता हूँ इसमें भी। देखो ये अब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। देखो, कहने का मतलब ये है, जिस संस्कृत भाषा के अंतर्गत वेदों की रचना हुई उसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आती है हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अभट्ट। अभट्ट मीन्स पुरानी हिंदी। और उससे जिस भाषा का विकास हुआ वो भाषा है हमारी नई हिंदी, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, लौकिक संस्कृत जैसे चलती रही 200, 300, 400, 500 ऐसे चलते चलते उसका बाद में रूप इतना परिवर्तित हो गया, तो जो उसका रूप परिवर्तित हो गया, जो अगली भाषा आई उसे बोला गया पाली भाषा, ठीक है। फिर पाली के बाद में जब पाली बहुत टूट फूट चुकी, उससे जो भाषा की उत्पत्ति हुई उसे बोला गया प्राकृत। प्राकृत के बाद जब प्राकृत का भाग तब बोलते बोलते इतनी टूट फूट चुकी भाषा वो, उसे बोला गया हमारा अपभ्रंश।
अपभ्रंश का भी शाब्दिक अर्थ टूटा फूटा ही होता है, ठीक है। फिर अपभ्रंश भाषा चलती रही 100 साल, 200, 300, 400, 500 साल बाद जो उसका टूटा हुआ रूप था उसे बोला गया अभट्ट। अभट्ट के बाद फिर आई नई हिंदी। तो कहने का मतलब है ये हमारा इसका विकास क्रम है, किसका, हिंदी भाषा का। देखो वैदिक संस्कृत का काल कितना है, वैदिक संस्कृत का काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कब, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का काल है। फिर वैदिक के बाद है हमारा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का काल है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। फिर लौकिक के बाद है हमारा पाली। पाली का क्या समय है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश का समय है 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। फिर अभट्ट, अभट्ट का समय है 1000 ईस्वी के बाद, ठीक है। आप इनके नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे, एक हिंदी की अलग कॉपी बना लेंगे, उसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे या पाएंगे आप खुद कि संपूर्ण हिंदी को हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। आपका हिंदी हो, हिंदी से अलग हम क्या पढ़ रहे हैं और बाकी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, CDP, पर्यावरण, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। फिर मैंने नोट करके लिखा है अभट्ट को चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी नाम दिया। मतलब कि जो अभट्ट है चंद्रधर शर्मा ने इसे पुरानी हिंदी नाम दिया है। क्वेश्चन बन जाता है तो इसलिए जानना जरूरी है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा हिंदी बोलियों का विकास। हिंदी बोलियों का विकास देखो, हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ, जो मैं भी आपको पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अलग अलग अपभ्रंश से हिंदी के अलग अलग रूप विकसित हुए, इनसे हिंदी की अलग अलग भाषा निकली। कहने का मतलब है अलग अलग अपभ्रंश से हिंदी के अलग अलग रूप विकसित हुए और इनसे अलग अलग बोलियाँ निकली, ठीक है, इनसे अलग अलग बोलियाँ निकली। जैसे शोरसैनी अपभ्रंश से जिस हिंदी का विकास हुआ उसे कहते हैं पश्चिमी हिंदी। शोरसैनी अपभ्रंश का मतलब ये है, शोरसैनी मतलब कि सूरसेन की बात हो रही है। ये मथुरा का क्षेत्र था, वहाँ पे एक सूर नाम के राजा थे, उनके नाम पे ये शोरसैनी अपभ्रंश पड़ा और इस अपभ्रंश से जिस हिंदी का विकास हुआ उस हिंदी को हम कहते हैं पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। मागधी, देखो नाम से पता लग रहा है, मागधी मीन्स मगध। जो 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते क्या हुआ था, हमारा संपूर्ण भारत 15 महाजनपदों में बट गया था। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख था वो था हमारा मगध। तो वहाँ इस मागधी अपवंश से जिस हिंदी का विकास हो उसे हम कहते हैं बिहारी हिंदी। भाई मागधी, मगध, जो हमारा मगध कहाँ पे स्थित था, मगध बिहार में ही तो स्थित था। फिर उसके बाद अर्धमागधी। अर्धमागधी जब ये नाम से पता लगा, अर्धमागधी कौन सा होगा, मगध के आसपास का यानी बिहार के आसपास का क्षेत्र। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। फिर है खस अपभ्रंश, ठीक है। खस देखो एक फल का नाम होता है और ये फल पहाड़ों पर पाया जाता है, तो इससे किस हिंदी का विकास हुआ, पहाड़ी हिंदी का। फिर है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ एक स्थान का नाम है और यह है पंजाब में स्थित है, इससे विकास हुआ पंजाबी हिंदी का। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। देखो अब बात करते हैं सबसे पहले शोरसैनी अपभ्रंश के। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। शोरसैनी अपभ्रंश, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपभ्रंश कर लेंगे थे। शोरसैनी अपभ्रंश का संबंध सूरसेन के प्रदेश से है। मैंने बताया सूरसेन एक राजा थे, उनका प्रदेश था जो क्या था हमारा मथुरा। तो कहने का मतलब है शोरसैनी अपभ्रंश का संबंध सूरसेन के प्रदेश से जो मथुरा में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाली हिंदी कौन सी है, ऊपर पढ़ चुके हैं, पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जो इसके अंतर्गत हिंदी आती है वो तो पश्चिमी हिंदी है, लेकिन बोलियां कौन कौन सी आती हैं, बोलियां हैं तुम्हारी ब्रज बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोली, राजस्थानी। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पे, राजस्थानी की भी 4 बोलियाँ हैं,
यानी कि राजस्थानी जो है इसकी भी 4 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए मैं आपको लाइन देता हूँ। ये है ब्रज। अभी देखो थोड़ी लिखने में दिक्कत सी है। दिक्कत ये है जो मेरे पास लिखने का स्टाइलस है वो मेरा ख़राब हो रखा है। तब तक नया स्टाइलस आएगा, थोड़ा एडजस्ट ही करना पड़ेगा। इनको याद करने के लिए क्या लाइन याद रखनी है? हमें लाइन याद रखनी है, ब्रज बुक लेने हरियाणवी, थोड़ा समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ब्रज बुक लेने हरियाणवी कौरव, ब्रज बुक लेने हरियाणवी कौरव कन्नौज से राजस्थान गए। क्या लाइन है ये लाइन है, ब्रज बुक लेने हरियाणवी कौरव कन्नौज से राजस्थान गए। तो देखो ब्रज मीन्स ब्रज बोली, ठीक है। बुक से यहाँ निकलेगा बुंदेली बोली, हरियाणवी बोली, कोरवी, कोरवी कौन सी है? हमारी जो खड़ी बोली है, जो मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है, इसे कोरवी कहते हैं। कन्नौज से हम कन्नौजी, ठीक है। फिर कहाँ गए? वो राजस्थान गए, होगी हमारे अंतिम राजस्थानी। तो सिंपल आपको एक लाइन याद रखनी है, ब्रज बुक लेने हरियाणवी कौरव कन्नौज से राजस्थान गए। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो खड़ी बोली है ये कन्नौजी का ही अन्य नाम है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको ये बता दिया राजस्थान की भी 4 बोलियाँ कौन कौन सी हैं, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। इसके बाद है हमारा मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? मागधी अपभ्रंश है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या जानना है हमें। इसके अंतर्गत आने वाली बोली यानी जो मागधी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसके अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। फिर नोट करके मैंने लिखा है बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ जो हमारी बिहारी हिंदी है इसका जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इस बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ होती है, कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। सिंपल हमको ये जान लेना है। फिर मागधी अपभ्रंश के बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी मीन्स आधा बिहार और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाली बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियाँ हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन सारे आपको करवाए जाएंगे, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। पहले से पढ़ाऊँगा, इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश के बाद हम बात करते हैं, फिर हमारा है खस अपभ्रंश। मैंने आपको बताया था, देखो खस एक फल है जो पहाड़ों पर पाया जाता है। खस एक फल का नाम है और यह फल पहाड़ों पर पाया जाता है। तो सिंपल याद कर लेंगे, इससे कौन सी हिंदी निकली होगी? इससे हिंदी निकली है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की भी 2 बोलियाँ हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? 2 बोलियाँ। कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? फिर आगे हमारा कौन सा अपभ्रंश है? अगला अपभ्रंश है हमारा ब्राह्मण अपभ्रंश। देखो मैंने आपको बताया था ब्राह्मण पंजाब का एक क्षेत्र है, यानी ब्राह्मण जो है पंजाब में पाया जाने वाला एक क्षेत्र है। ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली बोलियाँ कौन सी? लहंदा हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी होगी, ठीक है। ये वही सिंधी है जो मैंने आपको बताया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। लास्ट में हम पॉलिटी जो पढ़ाए हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था। तो ब्राह्मण अपभ्रंश की बात हो जाती है। इसके बाद है फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इससे मराठी हिंदी निकली है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? मराठी हिंदी। मराठी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मराठी को शामिल किया जाता है। तो ये हमने विभिन्न अपभ्रंश पढ़ लिए हैं और उन अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां पढ़ ली हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है?
फिर इसके बाद हमें जानना है कि हिंदी बोलियों के क्षेत्र यानी इन बोलियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारे क्षेत्र इसमें शामिल कर दिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। पहले बात करते हैं ब्रज भाषा का क्षेत्र। ब्रज भाषा हमने भी पढ़ा है। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके लिए मैंने आपको लाइन भी दी थी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी होगी? ब्रज बुगले हरियाणवी कौरव कन्नौज से कहाँ गए? राजस्थान गए। सिंपल एक लाइन में सारा याद हो गया। ये मेरी अपनी पर्सनल ट्रिक्स हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत मदद करने वाली हैं। देखते हैं फिर आगे। ब्रज भाषा के क्षेत्र की बात करते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ब्रज भाषा के क्षेत्र है हमारा ये मथुरा क्षेत्र, अलीगढ़, आगरा का पश्चिमी भाग। कौन सा? आगरा का पश्चिमी भाग, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, ये सारा हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये सारा हमारा क्षेत्र है जिसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। फिर नोट करके लिखा है ब्रज भाषा ओकारांत है। बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है ब्रज भाषा निम्न में से है, ओकारांत है या आकारांत है, क्या है? तो पहले तो ओकारांत का आप अर्थ जानेंगे। ओकारांत का मतलब ये है ओ, देखो ओकारांत या फिर आकारांत भी होती हैं। ओकारांत का अर्थ ये हुआ कि इसमें ओ का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा में ओ का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे गया को क्या कहते हैं भाषा में? गयो। खाया को खायो, पिया को पियो। ठीक है, तो यहाँ पे ओ का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो इसलिए ब्रज भाषा कैसी है? ब्रज भाषा ओकारांत है, यानी इसमें ओ शब्द का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। फिर आप हमारा आते खड़ी बोली के क्षेत्र। खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये जानते हैं नहीं? इसको फ़ोन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। खड़ी बोली के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ गया? मेरठ का क्षेत्र आ गया है, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, सहारनपुर और आंवला। ठीक है, आंवला बोलते हैं बरेली के पास में। तो यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। ठीक है, जिसे मैंने बताया खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी है, जो मेरठ के आसपास के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। इसके बाद है फिर खड़ी बोली के अन्य नाम। जो ये खड़ी बोली है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। हर एक तथ्य को शामिल कर दिया गया, कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं गई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और इसमें छोड़ दी जाए। खड़ी बोली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? बोलचाल की हिंदुस्तानी कहा जाता है, सरहिंदी कहा जाता है, वर्नाक्यूलर कहा जाता है। ये देखो मैंने बताया कोरवी भी कहा जाता है। कोरवी क्यों कहा जाता है? जब मैंने अभी आपको बताया था कि 600 ईसा पूर्व के पास आते आते हमारा संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बट गया था, तो उस महाजनपद में एक महाजनपद का नाम था कुरु प्रदेश, और ये कुरु प्रदेश जो था मेरठ के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इस खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। तो ये हमारे खड़ी बोली के अन्य नाम हो गए हैं। इसके बाद आगे आते हैं अवध बोली का क्षेत्र। अवध बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बस्ती का पश्चिमी भाग हो गया, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, अम्बेडकर नगर। ठीक है, अम्बेडकर नगर कौन सा है? जो फैजाबाद से अलग हुआ है हाल ही में मीन्स कुछ साल पहले। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे अवधी बोली के क्षेत्र हो गए। नीचे मैंने नोट करके लिख दिया, देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अवधी फिजी में भी बोली जाती है। अपने यहाँ के साथ साथ इन क्षेत्रों के साथ साथ फिजी एक ऐसा देश है जिसमें अवधी को बोला जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है नई लाइन पे। देखो भोजपुरी के क्षेत्र, भोजपुर राजा भोज द्वारा बसाया गया था। मतलब कि जो एक भोजपुर था उसको राजा भोज ने बसाया था, और वह वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में बिहार के आरा जिले में स्थित है। तो भोजपुरी, ठीक है, ये भोजपुरी के क्षेत्र कौन कौन? पहले तो हमें ये जानना है भोजपुरी के क्षेत्र, यानी पहले ये जानो भोजपुर कहाँ स्थित है, तो हम खुद ही समझ जाएंगे भोजपुरी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। भोजपुरी भाषा
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा वाले ज़िलों में बोली जाती है। ठीक है। बनारस जौनपुर का पूर्वी भाग, बस्ती का पूर्वी भाग, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और कहाँ पे, गाजीपुर में कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। बिहार के ज़िले कौन कौन से हैं, आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। विदेशों में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भोजपुरी हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है जो विदेशों में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो ये है हमारी भोजपुरी। फिर आगे देखें, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, गुआना आदि देशों में भोजपुरी वालों की पर्याप्त संख्या है। मतलब कि सूरीनाम हुआ, मॉरिशस हुआ, फिजी हुआ और गुआना हुआ, इनमें भोजपुरी बोलने वाले ठीक ठाक मात्रा में लोग पाए जाते हैं। फिर देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है। भोजपुरी के साहित्यकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर, अनगढ़ हीरा व भोजपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर। ठीक है। कौन थे ये एक भोजपुरी भाषा के साहित्यकार थे। अन्य के नामों से जाना जाता है इन्हें। अनगढ़ का हीरा भी कहा जाता है, भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये देखनी है, हिंदी की बोलियों के क्षेत्र देख लिए। वीडियो बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी करने में पढ़ने में दिक्कत होती है, छोटी छोटी वीडियोज़ ही रखेंगे हम। ये हमारा हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत पहला वीडियो हो गया है। इसके जस्ट बाद में आपको दूसरा वीडियो दूंगा और उसके बाद इससे संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरी आपको करा दी जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी नोट्स मेंटेन करते रहिए। हिंदी की कॉपी अलग बना लो, इंग्लिश की हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग बना लो। इंग्लिश भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत सुपर इंग्लिश आपको प्रदान की जाने वाली है। तो बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय।